अगर आप 90 के दशक या साल 2000 के आसपास पले बड़े हैं तो आपके बचपन की यादों में एक खास खुशबू और एक खास रंग जरूर बसा होगा। अपने घर की पुरानी रसोई को याद कीजिए तो जरा। गैस चूल्हे के पास या राशन वाले स्लैब पर पीले रंग का एक गोल डब्बा रखा होता था। उस डब्बे पर हरे रंग का ताड़ का पेड़ यानी कि पाम ट्री छपा होता था। वो सिर्फ एक डब्बा नहीं था बल्कि उस दौर के हर मिडिल क्लास फैमिली का पक्का साथी था। जब भी घर में गर्मा गर्म पूरियां तलनी हो या किसी त्योहार पर कुछ मीठा बनाना हो या मेहमानों के लिए कोई बढ़िया पकवान बनाना हो तो इसी डब्बे का ढक्कन खुलता था। उस दौर में भी असली देसी घी हर किसी के बजट में नहीं था। देसी घी महंगा था और उसे सिर्फ खास मौकों या पूजा पाठ के लिए बचा कर रखा जाता था। आम दिनों में स्वाद का एक ही निर्विवाद राजा हुआ करता था और वो था डालडा। ये वनस्पति घी उस दौर के हर घर के स्वाद, खुशबू और संपन्नता का पर्याय था। दिवाली की गुजिया हो या कड़ाके की ठंड में बनने वाला गाजर का हलवा, डालडा के बिना हर त्योहार अधूरा था। वो पीला रंग हमारी जिंदगियों में इतना घुल मिल गया था कि हम वनस्पति घी कहना ही भूल गए थे। लोग दुकान पर जाकर सीधा डालडा मांगते थे। हलवाई की दुकान पर जलेबी से लेकर घर की रसोई के पुलाव तक हर जगह सिर्फ उसी का राज था। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले। आज की मॉडर्न किचन से वो पीला डिब्बा गायब हो गया। उसकी जगह ले ली प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बोतल ने जिस पर रिफाइंड ऑयल होता है। लेकिन डालडा अचानक गायब कैसे हो गया? क्या उसका हमेशा के लिए अंत हो गया? इस सवाल का जवाब आपको आगे बताऊंगी। बहुत दिलचस्प कहानी है डालडा और वनस्पति घी की। वीडियो के आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले समझना ये होगा कि आखिर ये डालडा घी आया कहां से, इसे भारत में क्यों लाया गया और कैसे इसने हम भारतीयों के दिलों और रसोई पर कब्जा कर लिया। कहानी की शुरुआत होती है 1930 के दशक से और जैसा कि आपको पता ही होगा तब भारत पर अंग्रेजों का राज था। उस वक्त की भारतीय रसोई में खाना पकाने के लिए दो ही चीजें इस्तेमाल होती थी, गाय और भैंस के दूध से बना हुआ शुद्ध देसी घी या फिर कच्ची घानी से निकला सरसों का तेल। देसी घी हमारी संस्कृति में शुद्धता, स्वाद और धार्मिक पवित्रता का प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन ब्रिटिश भारत में आम जनता की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। देसी घी बहुत महंगा था। उसे सिर्फ बहुत अमीर लोग या गिने चुने अपर मिडिल क्लास परिवार ही खरीद पाते थे। आम घरों में देसी घी का इस्तेमाल ना के बराबर था। वो बस किसी त्योहार या खास मेहमान के आने पर ही थोड़ा सा निकाला जाता था। इसी बड़ी आर्थिक खाई ने एक नए विकल्प के लिए दरवाजा खोल दिया। भारत का बाजार बहुत बड़ा था और यहाँ सस्ते विकल्प की सख्त जरूरत भी थी। इस मौके को भुनाया भारतीय कारोबारी कासिम हुसैन दादा ने। वो पहली बार नीदरलैंड से वनस्पति घी लेकर आए। यूरोप में वनस्पति तेलों को जमाकर ठोस बनाने की तकनीक पहले से ही आ चुकी थी। वहां की डच कंपनी मार्जरीन यूनी से कासिम हुसैन ने वनस्पति घी को इंपोर्ट किया और अपनी दादा एंड कंपनी के जरिए उसे बेचने लगे, जिसका नाम रखा गया दादा वनस्पति। ये देखने में बिल्कुल देसी घी की तरह दानेदार और सफेद पीलापन लिए हुए होता था, लेकिन इसकी कीमत देसी घी के मुकाबले बहुत कम हुआ करती थी। कम कीमत और देसी घी जैसी बनावट, इस वजह से दादा वनस्पति भारत के लोअर और मिडिल क्लास के लिए वरदान साबित हुआ। काफी लोग इसे खरीदने लगे। इसी शुरुआती सफलता पर नजर पड़ी इंग्लैंड की मल्टीनेशनल कंपनी की, जिसका नाम था लीवर ब्रदर्स। आज हम इसी कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से जानते हैं। लीवर ब्रदर्स ने समझ लिया था कि भारत में सस्ते वनस्पति घी का भविष्य बहुत बड़ा है और वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1931 में मार्जरीन यूनी और दादा एंड कंपनी से दादा ब्रांड के भारतीय अधिकार खरीद लिए। कंपनी का मर्जर हुआ तो नई कंपनी बनी यूनिलीवर। लीवर ब्रदर्स ने भारत में इसका प्रोडक्शन करने का फैसला किया, जिसके लिए 27 नवंबर 1931 को नई कंपनी की नींव रखी गई, जिसको नाम दिया गया हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पर इस मर्जर में कासिम दादा ने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि भारत में इसका नाम दादा ही रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता। लीवर ब्रदर्स को यह बात मंजूर नहीं थी। वो चाहते थे कि प्रोडक्ट पर उनकी कंपनी यानी कि लीवर ब्रदर्स की पहचान भी जरूर हो। इसलिए करीब 6 साल तक वनस्पति घी दादा नाम से ही बिकता रहा। फिर बहुत सोच विचार के बाद बीच का रास्ता निकाला गया। लीवर ब्रदर्स ने दादा शब्द के ठीक बीच में अपनी कंपनी का एल वर्ड डाल दिया। इससे शर्त भी पूरी हो गई और प्रोडक्ट का नया नाम भी रख दिया गया। इस तरह 1937 में जन्म हुआ उस ऐतिहासिक ब्रांड का जिसे पूरी दुनिया डालडा के नाम से जानती है। नए नाम के साथ विदेशी प्रोडक्ट ने भारतीय बाजार में कदम रख दिया था।
पर डालडा के सामने सबसे बड़ी दीवार थी भारतीयों की वो सोच जो सिर्फ गाय या भैंस के दूध से बने देसी घी को ही शुद्ध और पवित्र मानती थी। काफी लोगों ने इसे खरीदा था, पर अब भी समाज का बड़ा तबका मशीन से निकले घी को रसोई में जगह देने के लिए तैयार नहीं था। इस सदियों पुरानी धारणा को तोड़ने का जिम्मा उठाया विज्ञापन एजेंसी लिंटास ने। 1939 में बॉम्बे की सड़कों पर कुछ अजीब और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखने लगी। इन्हें बिल्कुल डालडा के उस पीले गोल डिब्बे के आकार में बनाया गया था। इन अनोखी गाड़ियों के साथ साथ कहानीकार और सेल्समैन चला करते थे। वो सड़क पर चलते हुए लोगों को रोकते, उन्हें कहानियां सुनाते और फिर गर्मा गर्म जलेबियां और कचौड़ी चखने को देते। जब भीड़ खा लेती तो उनसे पूछा जाता कि पहचान कर दिखाओ ये खाना देसी घी में बना है या किसी और चीज में। ज्यादातर लोग धोखा खा जाते थे। उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि बिना देसी घी के इतना बेहतरीन स्वाद आ सकता है। ये भारत के इतिहास का पहला सेंसरी मार्केटिंग प्रयोग था। एजेंसी लोगों से कह रही थी कि आप खुद सूंघकर और चखकर देखिए कि ये बिल्कुल असली घी जैसा है। इसके बाद लिंटास ने अपने एड्स में ये दावा कर दिया कि डालडा असल में देसी घी से भी ज्यादा शुद्ध और सेहतमंद है। तर्क दिया गया कि खुले में बिकने वाले देसी घी में मिलावट हो सकती है और वो पचने में भी भारी होता है। इसके उलट लोगों को बताया गया कि डालडा पूरी तरह से आधुनिक मशीनों से बिना इंसानी हाथ लगे बनाया जाता है। विज्ञापनों में जोर देकर कहा गया कि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी मिलाया गया है, जो आंखों की रोशनी और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। लोगों के दिमाग में ये बात बैठाई गई कि जो काम देसी घी करता है वही काम डालडा आधी कीमत में और ज्यादा सफाई के साथ कर रहा है। इस दौरान बॉम्बे टॉकीज ने सिनेमाघरों के लिए द डालडा नाम से एक एड फिल्म भी बनाई। सिनेमा के पर्दे पर उस एड को देखकर आम आदमी को नए प्रोडक्ट पर पूरा यकीन हो गया। डालडा की कामयाबी को देखकर 1940 में अमृत वनस्पति कंपनी ने गगन नाम से अपना ब्रांड बाजार में उतार दिया। गगन ने खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के बाजारों में पकड़ बना ली। इसके कुछ सालों बाद 1946 में जाने माने औद्योगिक घराने डीसीएम श्रीराम ग्रुप ने भी इस बाजार में कदम रखा। उनका ब्रांड था पनघट। शुरुआत में इसका टारगेट थोक बाजार, हलवाई, होटल और रेस्टोरेंट थे, जिनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 किलो के बड़े बड़े डब्बे बनाए गए। आजादी के बाद बाजार और ब्रांड्स दोनों बढ़े। डालडा के बढ़ते दबदबे को टक्कर देने के लिए डीसीएम श्रीराम ग्रुप ने 1950 में एक और प्रोडक्ट मार्केट में उतारा, रथ वनस्पति घी। कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए छोटे पैक में इसको लॉन्च किया। इसके लिए मार्केटिंग का बिल्कुल अलग और देसी रास्ता चुना गया। उन्होंने विटामिन या मशीनों की बात करने के बजाय सीधे भारतीय भावनाओं को निशाना बनाया, वो पारिवारिक भावनाएं जिस पर भारतीय समाज टिका हुआ है। रथ के विज्ञापनों में दिखाया गया कि कैसे उनके वनस्पति में बना खाना परिवार के सदस्यों को करीब लाता है और घर में प्यार बढ़ाता है। रथ ने बाजार में आते ही डालडा को कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन तभी यानी 1950 के दशक में वनस्पति घी का विरोध शुरू हो गया। ये वो वक्त था जब इसे पहली बार खुलकर नकली घी का नाम दिया गया। बाजार में अफवाह उड़ी कि इस सस्ते वनस्पति घी को और सस्ता बनाने के लिए इसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि वनस्पति घी बनता कैसे है। इसको बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने किसी रिफाइनरी या कारखाने के अंदर बड़े बड़े रिएक्टर्स लगे देखे होंगे या इनकी फोटोज देखी होंगी। इन्हें ऑटोक्लेव कहा जाता है। इन रिएक्टर्स के अंदर वेजिटेबल ऑयल को डाला जाता है और फिर उसे 135 डिग्री सेल्सियस से लेकर 225 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जब तेल बहुत तेज उबल रहा होता है तब इसमें निकेल नाम का एक बारीक पाउडर मिलाया जाता है जो कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो खुद तो नहीं बदलता है बल्कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। इस निकेल की मात्रा लगभग 0.05% के आसपास रखी जाती है। इसके बाद रिएक्टर के हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है। तेल को समान रूप से मिलाने के लिए रिएक्टर के अंदर 120 आरपीएम की स्पीड से इसे हिलाया जाता है। इससे हाइड्रोजन गैस निकेल की सतह पर आकर तेल के मॉलिक्यूल्स के बीच मौजूद डबल बॉन्ड को तोड़ देती है और वहां हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ जाते हैं। इस अदला बदली की वजह से लिक्विड अनसैचुरेटेड फैट सॉलिड सैचुरेटेड फैट में बदल जाता है और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, जो इंसानी शरीर के तापमान के करीब है। इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर भी घी की तरह दानेदार और सेमी सॉलिड हो जाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद तेल को ठंडा करके फिल्टर किया जाता है ताकि निकेल को पूरी तरह से अलग किया जा सके। ये तकनीक तेल की शेल्फ लाइफ को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है।
इसलिए 1950 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने ये संकेत दिए थे कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन से खून में फैट लेवल बढ़ता है। यह अंदेशा भी जताया गया था कि ट्रांस फैट के कारण दिल से जुड़ी बीमारियों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन तब लैब्स की कमी के कारण इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। अब कहानी पर वापस लौटते हैं। जानवरों की चर्बी मिलाने वाली अफवाह के साथ साथ भारत के डेयरी किसानों में भी एक गुस्सा पनप रहा था। उनका कहना था कि वनस्पति घी असली घी की नकल कर रहा है और देसी घी के बाजार को खत्म कर देगा। इससे भी बड़ा डर ये था कि बेईमान व्यापारी इसी सस्ते घी का इस्तेमाल शुद्ध देसी घी में मिलावट के लिए कर रहे थे। इसके विरोध में सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा। वनस्पति घी पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर शोर से उठने लगी। हालात इतने तनावपूर्ण और बेकाबू हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खुद इस मामले में दखल देना पड़ा। जो प्रोडक्ट रसोई के लिए बना था वो अब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए हैरान करने वाला फैसला लिया। प्रधानमंत्री नेहरू के आदेश पर पूरे देश में ओपिनियन पोल कराया गया। ये भारत के इतिहास का अनोखा वाकया था। सरकार ये जानना चाहती थी कि क्या सच में जनता इस वनस्पति घी पर पाबंदी चाहती भी है या नहीं। पूरे देश में सर्वे हुआ, लोगों से सवाल पूछे गए, पर इस ओपिनियन पोल के नतीजे किसी ठोस रिजल्ट तक नहीं पहुंच सके। जनता की राय बंटी हुई थी। इसके बाद जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई, लेकिन तब चर्बी मिलाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए वनस्पति घी को क्लीन चिट मिल गई। इस बड़ी राजनीतिक जीत के बाद वनस्पति बाजार और भी तेजी से फलने फूलने लगा। घरों के साथ साथ अब इसका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर भी होने लगा। फिर साल 1983 में वनस्पति घी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान दिल्ली और पंजाब के कुछ इलाकों में वेजिटेबल ऑयल मिल्स पर छापेमारी हुई। जांच में पाया गया कि कुछ स्थानीय ऑयल प्रोड्यूसर्स ने विदेशों से चर्बी मंगाई थी और उसे वनस्पति घी में मिला दिया था। हालांकि मिलावट कुछ स्थानीय कंपनियों ने की थी, लेकिन बाजार का सबसे बड़ा ब्रांड होने के कारण डालडा का नाम इस विवाद में सबसे ज्यादा घसीटा गया। इस घटना के बाद देश के शाकाहारी लोगों में गुस्सा बढ़ गया, खासकर हिंदू समाज में, क्योंकि लोगों को लगा कि वो अनजाने में चर्बी खा चुके हैं। कुछ साल बीते। 90 के दशक में फिर से अफवाह उड़ी कि वनस्पति घी में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। कंपनियों ने इन दावों को खारिज किया, लेकिन सामाजिक अविश्वास ने सभी ब्रांड्स की छवि को धक्का पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान डालडा का हुआ, क्योंकि उस दौर में वनस्पति घी का मतलब ही डालडा था। 1993 में शोधकर्ताओं के सामने बेहद डरावना सच आया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जिस पार्शियल हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से वनस्पति घी को ठोस बनाया जाता है, उसी प्रक्रिया के दौरान खतरनाक ट्रांस फैट पैदा होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि ट्रांस फैट दिल के लिए बहुत घातक है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ट्रांस फैट न सिर्फ धमनियों को ब्लॉक करने वाले LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बल्कि धमनियों को साफ रखने वाले HDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम कर देता है। वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक अगर कुल एनर्जी इनटेक का 2% से ज्यादा हिस्सा ट्रांस फैट से आता है, तो इसमें दिल के दौरे यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा 23% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा मोटापा और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इन वैज्ञानिक खुलासों के बाद भारतीयों की सोच और खानपान की आदत तेजी से बदलने लगी। लोग अपनी सेहत को लेकर गंभीर हो गए और उन्होंने वनस्पति घी से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी मौके का फायदा उठाकर बाजार में रिफाइंड ऑयल की एंट्री हुई। सनड्रॉप, सफोला, पोस्टमैन जैसे ब्रांड्स ने खुद को दिल के लिए सेहतमंद और कोलेस्ट्रॉल फ्री बताकर प्रमोट करना शुरू कर दिया। लगातार घटती मांग, बढ़ती स्वास्थ्य चिंताएं और गिरते मुनाफे के कारण आखिरकार वो दौर आ गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने 65 साल पुराने सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड डालडा को बेच दिया। इसे अमेरिकी कंपनी बुंगे लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए से कम के सौदे में खरीदा। यह इस बात का सबूत था कि साइंस और कंज्यूमर की सेहत के आगे कोई भी साम्राज्य हमेशा टिक नहीं सकता। लेकिन जिस विज्ञान ने इस पीले डिब्बे को रसोई से बाहर निकाला था, उसी विज्ञान ने इसे पूरी तरह खत्म होने से बचाने का रास्ता भी निकाला। कंपनियों को समझ आ गया कि अगर बाजार में टिकना है तो दशकों पुरानी हाइड्रोजनेशन तकनीक को बंद करना होगा, और यहीं से भारत में वनस्पति घी बनाने की नई तकनीक शुरू हुई। इसको इंटरएस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। पुरानी तकनीक में तेल को ठोस बनाने के लिए बाहर से हाइड्रोजन गैस डाली जाती थी, पर इस नई तकनीक में तेल के अंदर
पहले से मौजूद फैटी एसिड्स की जगह बदल दी जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी दीवार की ईंटों को बिना तोड़े बस उन्हें नए डिजाइन में दोबारा सेट कर दिया जाए। इसके लिए कंपनियां पाम ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। उसका एक हिस्सा प्राकृतिक रूप से ठोस होता है जिसे पाम स्टेरिन कहते हैं। इस ठोस हिस्से को सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल के साथ मिला दिया जाता है। मॉलिक्यूल्स की जगह बदलने से पूरा मिक्सचर बिना किसी हाइड्रोजन गैस के ही दानेदार और सेमी सॉलिड बन जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस में ट्रांस फैट पैदा नहीं होता। यही वजह है कि आज बाजार में वनस्पति घी के पैकेट्स पर बड़े अक्षरों में ट्रांस फैट फ्री लिखा होता है। विज्ञान ने उसी घी को दोबारा खाने लायक बना दिया जिससे लोगों का मोह भंग हो गया था। अब वापस उसी सवाल पर चलते हैं जो मैंने सबसे शुरू में पूछा था। अगर ये घी सुरक्षित है तो वह हमारे बचपन वाला पीला डिब्बा रसोई से गायब क्यों हो गया? सच तो यह है कि वो डिब्बा कहीं नहीं गया, बस उसने अपना पता बदल लिया है। वनस्पति घी अब सीधे हमारे घरों में नहीं आता, बल्कि उसका इस्तेमाल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज भारत में हर साल लगभग 12 लाख टन वनस्पति घी का उत्पादन होता है और 2026 में इसका बाजार 41 से 43 हजार करोड़ के बीच है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वनस्पति घी का बाजार आज भी कितना बड़ा है। भारत की ओवरऑल एडिबल ऑयल मार्केट में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 28.6% है, जो सबसे ज्यादा है। भारत में खाद्य तेल की इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार भी बड़े कदम उठा रही है। हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 10,103 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दी है। ये कहानी सिर्फ तेल या घी की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे डच प्रोडक्ट की है जो सस्ते विकल्प के रूप में भारत आया, जिसने अपनी बेहतरीन मार्केटिंग के दम पर आधी सदी तक भारतीय रसोई पर एक छत्र राज किया। फिर विज्ञान के खुलासों ने उसे हमारी सेहत का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। फिर उसी विज्ञान और नई तकनीक का सहारा लेकर उसने खुद को बदला और आज वो नए रूप में हमारे बाजार का सबसे अहम हिस्सा है। अगली बार जब आप कोई बिस्किट या ढाबे की मसालेदार ग्रेवी खाएं तो याद रखिएगा, पीला डब्बा भले ही आंखों के सामने ना हो, लेकिन वो आज भी भारत के स्वाद की बुनियाद में जिंदा है। आज के अनकही में इतना ही, दीजिए इजाजत।